हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट। हम देखेंगे कि क्या कोई एक फॉरेन जजमेंट जो एक फॉरेन कोर्ट के द्वारा पास किया गया है वो इंडिया में वैलिड है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, और अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो क्या वो इन्फोर्स कराया जा सकता है या नहीं। ये सारी बातें जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील करता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट को लेकर, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो रिकॉग्निशन की बात हो या इन्फोर्समेंट की बात हो या इसके कुछ एक्सेप्शन है जिसे हम डिफेंसेस कहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, जब कोई एक इंडियन कोर्ट एक जजमेंट पास करती है, यानी इंडियन कोर्ट इंडियन केसेस में एक जजमेंट पास कर रही है, तो वो अपने आप में बाइंडिंग होता है। चाहे वो उस पार्टी पर बाइंडिंग हो, अगर मैटर राइट इन पर्सोनम का है तो उन दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होता है, और अगर सिविल केसेस के अलावा क्रिमिनल केसेस में मैटर जो है वो राइट इन रेम है, अगर ऐसा तो उन केसेस में जो जजमेंट होता है वो जनरली ऑल इंडियंस पर बाइंडिंग होता है, सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग हो, हाई कोर्ट है तो उस पर मतलब कोर्ट के जो डिसीजन है वो इंडियंस पे बाइंडिंग होता है। ये बातें हम जानते हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब कोई एक फॉरेन कोर्ट एक जजमेंट पास करती है और कोई जो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट जो पास हुआ है उसका जो पार्टी है वो आती है इंडिया में और कहती है कि सर, आप इसे रिकॉग्नाइज कीजिए, इसे वैलिड मानिए और इसे इन्फोर्स कराइए। यानी जजमेंट पास हुआ फॉरेन में एक फॉरेन कोर्ट के द्वारा, और रिकॉग्निशन और इन्फोर्समेंट कहाँ हो रहा है? इंडियन कोर्ट्स में। तो इंडियन कोर्ट सोचती है कि क्या हम इसे वैलिड माने, हम उस केस को फिर से डिसाइड करें या उसी जजमेंट को वैलिड मान ले, और अगर वैलिड मानते हैं तो क्या इसे इन्फोर्स करें या ना करें। ये जो सारा मैटर है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन जजमेंट, कि फॉरेन जजमेंट का रिकॉग्निशन इंडियन लॉ में कहाँ दिया गया है। तो सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो सेक्शन नंबर 13 है, ठीक है, याद रखिएगा सेक्शन 13, वो डील करता है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। कब कोई फॉरेन जजमेंट को आप कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। जनरली जो होता है फॉरेन जजमेंट वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है जब तक कि वो कुछ कंडीशंस लेट डाउन है, 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तभी वो फॉरेन जजमेंट रिकॉग्नाइज हो सकता है, तभी उसे वैलिड माना जाता है। तो सेक्शन 13 यही बात करता है कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है, अपने आप में वो पूर्ण नहीं है, वो अपने आप में एक कंक्लूसिव नहीं है, एविडेंस नहीं है उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर। ठीक है, यानी आप क्या देख रहे हैं कि फॉरेन जजमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसी के बाद कुछ एक्सेप्शन दिए गए कब वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली सेक्शन 13 क्या करता है, कहता है कि फॉरेन जजमेंट जनरली तो वैलिड नहीं है, जनरली तो रिकॉग्नाइज नहीं है, अपने आप में कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन अगर पार्टीज जो उस मैटर में थी, ठीक है, वो इंडिया में आती है और वो कहती है कि जो वो जजमेंट है उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, एक लिटिगेशन फाइल करती है इसके रिस्पेक्ट में कि इसे रिकॉग्नाइज करे, इसे इन्फोर्स कराए, ठीक है, तो कोर्ट ये देखेगी, 6 बातें देखेगी। कोर्ट 6 बातें देखेगी। पहला, कि क्या वो जजमेंट किसी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया है, ये जो फॉरेन कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट थी या नहीं। दूसरा, क्या वो जो जजमेंट दिया गया वो मेरिट पे दिया गया है या नहीं। ठीक है। तीसरा, जो प्रोसीडिंग चली थी, जो जजमेंट देने के समय जो प्रोसीडिंग्स थी वो कहीं इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन तो नहीं था, जो जजमेंट दिया गया वो इनकरेक्ट तो नहीं है, गलत तो नहीं है, किसी इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन तो नहीं है जिससे इंडियन उसे मतलब उसे रिकॉग्नाइज ना कर सके। अगर इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होगा तो वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। तो 3 बातें, कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन है कि नहीं, मेरिट है कि नहीं, और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन तो नहीं। ये अगर बातें प्रूव हो जाए, इसके साथ साथ कहीं नेचुरल जस्टिस का वायलेशन तो नहीं, कहीं इंडियन लॉ का वायलेशन तो नहीं, और कहीं फ्रॉड से तो नहीं पाया गया। ये 6 बातें टोटल है, फ्रॉड, इंडियन लॉ का वायलेशन, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन, नेशनल जस्टिस का वायलेशन ना हो, ये चीज़ें देखी जाएंगी, मेरिट्स पर हो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। अगर कोई जजमेंट ये 6 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, यानी तो ये 6 चीज उसमें होती है, यानी एक जजमेंट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया गया है, मेरिट्स पे दिया गया है, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दिया गया है, वो जो जजमेंट है वो इंडियन लॉ का वायलेशन नहीं करता है, और जो जजमेंट है वो वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है, कहीं भी फ्रॉड नहीं है, तो वो जजमेंट इंडियन कोर्ट्स चाहे तो रिकॉग्नाइज कर सकती है, और वो रिकॉग्नाइज होते ही है। हालांकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ और फैक्टर्स है जो डील करते हैं फॉरेन जजमेंट को, तभी वो रिकॉग्नाइज करे। यानी ये 6 चीज तो होनी चाहिए, प्लस कुछ और कंडीशंस भी है वो भी फॉलो होने चाहिए, तब इंडियन कोर्ट रिकॉग्नाइज कर सकती है। मतलब इंडियन कोर्ट्स किसी भी फॉरेन जजमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकती है, पहली बात, यानी रिकॉग्निशन हो सकता है।
ठीक है, तो हमने देखा कि सेक्शन 13 में 6 ग्राउंड दे दिए गए। मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ और ग्राउंड्स भी है, वो भी हम देख लेते हैं। कुछ और ग्राउंड्स क्या है, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिससे इंडियन कोर्ट्स ये डिसाइड करती है कि इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं। जैसे कि सबसे पहली बात, क्वेश्चन ऑफ नेशनैलिटी। अगर कोई देश जहां से वो फॉरेन कोर्ट बिलोंग करती है, और जो फॉरेन कोर्ट मान लीजिए कोई किसी ऐसे देश में है जो इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। आपने इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा होगा कि कोई भी स्टेट जब तक दूसरे स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होता तब तक आप उसमें कोई रिलेशन नहीं रखते, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखते। अगर आप उस स्टेट को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उस नेशन को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो आप उसके फॉरेन जज कोर्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, वो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट की बात आ रही है, वो हो सकता है वहाँ की कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, लेकिन इंडियन के नज़र में वो देश क्या है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब देश एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कोर्ट कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, तो फॉरेन जजमेंट रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उसमें ये भी देखा था कि नेशनैलिटी क्या है, डेट ऑफ प्रोसीडिंग्स। ऐसा तो नहीं कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो बार्ड हो गया, 10 साल पुराना जजमेंट आप ला के कह रहे हैं इन्फोर्स करा रहे हैं इंडिया में। तो ये सारी बातें भी देखी जाएंगी कि डेट ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट को एप्लीकेबल किया जाएगा। कुछ लिमिटेड टाइम आपको दिए जाते हैं, उस लिमिटेड टाइम में आपको इन्फोर्स कराना है। इसी तरीके से नेचर ऑफ ऑर्डर, किस तरह का ऑर्डर दिया गया, क्या वो इंटरनेशनल लॉ इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या इंडियन लॉ भी उसके सपोर्ट करता है, इंडियन जजमेंट भी इसको सपोर्ट करते हैं या उसके अपोज में है। ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, देखी जाएंगी, तभी किसी एक फॉरेन जजमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो ये 3 फैक्टर्स और भी कुछ फैक्टर्स प्लस वो जो 6 मैंने आपको सेक्शन 13 में बताया सीपीसी में, ये कुल मिलाकर एक फॉरेन जजमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि एक रिकॉग्निशन दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, इंडियन कोर्ट्स के द्वारा किसी भी एक फॉरेन जजमेंट को। सेक्शन जो 44A है सीपीसी का, वो कहता है कि एग्जीक्यूशन जो होता है किसी भी मतलब फॉरेन जजमेंट का, वो किया जा सकता है अगर वो देश रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है तो। ठीक है, अभी हम आगे समझते हैं रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी होती क्या है। मतलब रिकॉग्निशन भी होगा और एग्जीक्यूशन भी होगा, यानी इन्फोर्समेंट भी होगा। तो हम इन्फोर्समेंट वाले टॉपिक पर आते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी फॉरेन जजमेंट का इन्फोर्समेंट हो सकता है। मैंने आपको बताया रिकॉग्निशन तो मिल गई उसको सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग सीपीसी में, अब उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा। तो बेसिकली इंडिया में अगर आपको फॉरेन जजमेंट को इन्फोर्स कराना है तो 2 तरीके से हो सकता है। बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑन सच जजमेंट, यानी आप उस जजमेंट के बेसिस पर एक नया केस फाइल करें इंडिया में आकर। ठीक है, पहला वे है कि आप इंडिया में आके एक फॉरेन जजमेंट को लेकर केस फाइल करें, और फिर वो जब केस डिसाइड हो जाएगा, उसका जजमेंट आएगा, उस जजमेंट को फिर आप एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूशन केस करें। तो पहला वे तो ये है। दूसरा वे है, अगर आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को ही डायरेक्टली सूट फाइल ना करके सीधे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें, तो ये जो दूसरा वे है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिला है, कुछ लिमिटेड स्टेट्स के साथ है, जिसे हम रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज कहते हैं। बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज वो लोग होते हैं, वो जगह होती है, वो स्टेट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि अगर उनका कोई जजमेंट होगा तो हमारी कोर्ट्स क्या करेगी, बिना केस फाइल के, बिना सूट को फाइल किए और फिर से जजमेंट दिए, उसी जजमेंट को उठाएगी, उसको सीधे ही एग्जीक्यूट करा देगी एग्जीक्यूशन केस करके। ठीक है, यानी सिर्फ इन्फोर्समेंट का प्रोसीडिंग रहेगा वहाँ पर, और इन्फोर्समेंट का प्रोसीडिंग सेम माना जाएगा जो जो सीपीसी में दिया गया है, सेम तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाएगा, इंडियन कोर्ट्स का सेम पावर होगी। ठीक है, तो पहला वे तो क्या है, जनरली हर देश के पास है। दूसरा वे सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज जो है उसी के पास है, यानी जनरली तो आप किसी भी केस को लाएंगे इंडिया में, फिर से केस फाइल करेंगे, उसका फिर से जजमेंट होगा, उस जजमेंट को फिर जैसे इंडियन कोर्ट्स अपने जजमेंट को इन्फोर्स कराती है, आप उस जजमेंट को इन्फोर्स करा देंगे। तो पहला वे ये है। दूसरा वे है कि आप उस केस को जो फॉरेन जजमेंट ने डिसाइड किया, उस जजमेंट को लाएंगे इंडिया में, अगर वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी से है, और उसे सीधे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में लगा देंगे, एग्जीक्यूशन केस फाइल कर देंगे, और फिर उसे इन्फोर्स कराया जाएगा इंडियन कोर्ट्स के द्वारा। जो भी सूट होता है फॉरेन जजमेंट का, ठीक है, वो 3 साल के अंतर्गत ही आपको फाइल करना है उस पर्टिकुलर जजमेंट से। यानी यहाँ पर लिमिटेशन भी देखा जाएगा, लिमिटेशन एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है कि आपको 3 साल के अंतर्गत ही उस फॉरेन जजमेंट को इंडिया में इन्फोर्स कराना है। अब हम एक इंपॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट को लेकर। इस केस का नाम था एल्कॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीलम एंड अनदर। 2017 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है इंग्लिश कोर्ट के द्वारा है,
और इंग्लिश कोर्ट हमारे जो देश है उसमें रिकॉग्नाइज्ड है। जाहिर सी बात है इंडिया में इंग्लिश कोर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड होंगी। और ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें जो इंग्लिश कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो अपना ऑर्डर दिया है, वो क्या है, मेरिट्स के अकॉर्डिंग है। तो अगर जजमेंट मेरिट के अकॉर्डिंग है, जो कोर्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं है, कोई इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं, किसी इंडियन लॉ का वायलेशन नहीं है, तो इंडियन कोर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, वो हमसे ये मांग करता है, हमसे डिमांड करता है कि हम इंग्लिश कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका सम्मान करें, ठीक है, उसको कुछ वेटेज दे। और अगर वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, यानी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर को भी आपको सम्मान देना है, सिर्फ ये नहीं कि फाइनल जजमेंट को आपको सम्मान देना है, उसका एक छोटा सा ऑर्डर ही क्यों ना हो, आपको उस इंग्लिश कोर्ट के ऑर्डर को सम्मान देना है, उसको वेटेज देना है और हो सके तो उसे इन्फोर्स कराना है, जब तक कि वो सेक्शन 13 का एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, जब तक कि उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे सेक्शन 13 में कमियां मैंने आपको बताया ना, फ्रॉड से लिया गया, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन, इंडियन लॉ का वायलेशन, और इस तरह की जो कमियां, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको उस जजमेंट को इन्फोर्स कराना चाहिए। तो ये जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा आपको छोटे से छोटे ऑर्डर को इंग्लिश कोर्ट का अगर है तो आपको इन्फोर्स कराना चाहिए, जब तक कि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो जो सेक्शन 13 में बताया गया है, ठीक है, तो आपको उसे वेटेज देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेटेज देंगे तभी आपका जब जजमेंट पास किया जाएगा, तो अगर इंग्लिश कोर्ट में आता है तो आप उसको वेटेज देंगे। तो यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया इस केस में, वो केस इंग्लिश का था तो इंग्लिश कोर्ट की बात की गई, लेकिन आप इसे जनरली भी समझ सकते हैं कि कोई देश अगर है, वो अगर कोई ऑर्डर पास करता है फॉरेन जजमेंट, आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, मेरिट्स पे दिया है, तो जनरली आपको क्या करना चाहिए, उसे वेटेज देना चाहिए, उसे इन्फोर्स कराने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जजमेंट ऑन इंग्लिश कोर्ट इज कंक्लूसिव। इस केस में यह कहा कि जो जजमेंट दिया गया इंग्लिश कोर्ट के द्वारा वो अपने आप में कंक्लूसिव है, इसमें हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें कुछ फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, अपने आप में सच है। और आप इसे क्या कीजिए 44A के अंतर्गत, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है, तो सीधे सीधे आप क्या कीजिए, इसे इन्फोर्स करा दीजिए इंडिया में, सीधे सीधे आप उसे एग्जीक्यूट कराइए, नए केस फाइल करने की जरूरत नहीं, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी आप इसे इन्फोर्स कराइए। तो इस केस में उन्होंने क्या किया, इस जजमेंट को इन्फोर्स करा दिया। अब जो हम बात कर रहे थे बार बार रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, तो हम उसे समझ लेते हैं कि कोर्ट किसके पास जुरिस्डिक्शन होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे अभी हाल में आपने सुना होगा सऊदी अरब को भारत सरकार ने कहा कि वो हमारी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मानी जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब इंडियन कोर्ट्स कोई जजमेंट पास करती है तो सऊदी अरेबिया में आप जब जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, इन्फोर्स कराया जाता है, उसके लिए आपको नए केस को फाइल नहीं करना पड़ता है। उनका कोई जजमेंट आएगा तो हमारे देश में डायरेक्टली इन्फोर्स होगा, हमें कोई नया केस फाइल नहीं करना है। तो एक तरीके से रिलेशन अच्छे होते हैं और दोनों कोर्ट के, जो दोनों देश के कोर्ट है, उसका सम्मान बढ़ता है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज है, अगर वो कोई जजमेंट पास करती है, ठीक है, ऐसे कोई देश से जजमेंट आता है, ऐसे कोई देश की कोर्ट जजमेंट पास करती है, तो उसे सेक्शन 44A के अंतर्गत आप उसे इन्फोर्स कराएंगे, ठीक है। और इसका इन्फोर्समेंट का पावर किसके पास है, ये बातें इस स्लाइड में दी गई कि वो जो इन्फोर्समेंट का पावर है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के पास है, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, ठीक है। और वो क्या करेगी, सेक्शन 44 के अंतर्गत उसे सीधे एग्जीक्यूट करा देगी। तो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो पावरफुल है इन्फोर्स कराने के लिए, या फिर उससे ऊपर की कोर्ट है। और नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी अगर है, ठीक है, तो आप वहाँ क्या करेंगे, उसे एक ऑर्डिनरी सिविल सूट मानेंगे। ऑर्डिनरी सिविल सूट मतलब लोअर कोर्ट में जाएगा, सबसे लोवेस्ट कोर्ट में जाएगा, वहाँ से फिर वो जैसे इंडियन केसेस चलते हैं सेम चलेगा, उस तरीके से फिर जजमेंट पास होगा, फिर उसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो वहाँ पर जो टेरिटोरियल या फिर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो देखा जाएगा, जैसे इंडियन केसेस में देखा जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्टली तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है, नॉन रेसिप्रोकेटिंग है तो एक ऑर्डिनरी जो लोवेस्ट कोर्ट होगी जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो या पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो, वो उसको इन्फोर्स कराएगी। तो इस वीडियो में हमने लगभग सब डिस्कस कर लिया कि क्या क्या होते हैं, पावर क्या है, रिकॉग्निशन कैसे होता है, इन्फोर्समेंट क्या होता है। अब हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फॉरेन जजमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, वो अपने आप में कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है, और एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो उसे सीपीसी के अंतर्गत इन्फोर्स नहीं कराएगा। अगर वो कंक्लूसिव है और एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता तब आप उसे इन्फोर्स करा सकते हैं, अगर एक्सेप्शन में फॉल कर जाता तो आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। ये सिंपल सी बात है सेक्शन 13 में। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत ही सेक्शन 13 से की थी सीपीसी में।
इसके अलावा जो फॉरेन जजमेंट होता है वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता है अगर उसमें किसी भी प्रकार की अपील बाकी रह गई है फॉरेन जजमेंट में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करके रखिए कि अगर फॉरेन जजमेंट कोई पास किया गया और वहाँ पे संभावना है फॉरेन कोर्ट में कि जो अदर पार्टी वो अपील में चली जाएगी, तो अगर ऐसा कुछ है तो उस फॉरेन जजमेंट को इंडिया में भी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी फाइनली डिसाइड ही नहीं हुआ है। वही मैटर इन्फोर्स कराए जा सकते हैं जिसमें कोई अपील लाई ना करनी हो, यानी फाइनली डिसाइड हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अपने आप में कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, और नहीं कंक्लूसिव है तो इंडियन कोर्ट से रिकॉग्नाइज कैसे कर सकती है, इसे कैसे इन्फोर्स करा सकती है। सपोज कीजिए आज आप उसे इन्फोर्स करा देते हैं तो कल हो सकता है अपील में डिसीजन चेंज है, तो आप इन्फोर्समेंट कैसे बदल देंगे? तो ये दिक्कत पर हो सकती है। तो इसलिए कहा गया कि अगर फॉरेन जजमेंट में कोई अपील बाकी है तो इंडियन कोर्ट्स इसे इन्फोर्स नहीं करेंगी जब तक कि वो अपील डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। जब अपील डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, फाइनली मैटर कंक्लूसिवली डिसाइड हो जाएगा, तब आप उसे इन्फोर्स कराएंगे इंडिया में। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिफेंसेस की बात कर लेते हैं। डिफेंसेस मतलब जब कोई फॉरेन जजमेंट इंडिया में इन्फोर्स कराने के लिए लाएगा तो अदर पार्टी, जो दूसरी पार्टी है, उसके पास क्या क्या अधिकार होगा। तो वो आएगी, सबसे पहले कहेगी जो सेक्शन 13 के एक्सेप्शन है वो कोशिश करेगी सेक्शन 13 के एक्सेप्शन में फॉल कर जाए। तो सबसे पहले कहेगी भाई इनके पास तो देखिए कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ठीक है, जो केस जो कोर्ट था, वो जो पर्टिकुलर कोर्ट था, उसके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं थी, तो आप उसे कैसे इन्फोर्स करा सकते हैं। कहेगी वो मेरिट्स पे डिसाइड नहीं हुआ है, या फिर कहे कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, इंडियन लॉ का वायलेशन है, या फिर हो सकता है वो कहे कि नेशनल जस्टिस का वायलेशन है, किसी इंडियन लॉ का वायलेशन है, या दो चीज़ें और, फ्रॉड का है या फिर कह सकते हैं टाइम बार्ड है। यानी इनमें से कोई डिफेंस ले सकती है। ये बेसिकली वही बातें दी गई है जो सेक्शन 13 का एक्सेप्शन है। सिर्फ ये जो टाइम बार्ड वाली बात है, यानी लिमिटेशन एक्ट का वायलेशन है, फ्रॉड है, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरिट नहीं है, ये सारे क्या अपने आप में डिफेंस मिल जाता है अपोजिट पार्टी को। तो सेक्शन 13 में ही डिफेंस भी प्रोवाइड कर दिया गया अपोजिट पार्टी का। दोनों पार्टीज का ख्याल रखा गया। एक, आपको रिकॉग्निशन भी मिल जा रही है, इन्फोर्समेंट भी हो जा रहा है। रिकॉग्निशन आपको सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग मिल जा रहा है, इन्फोर्समेंट आपको 44A के अंतर्गत मिल जा रहा है। और डिफेंसेस भी दे दिए गए अपोजिट पार्टी को कि आप इन्फोर्स कराने के चाहे तो रोक सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें आप इंडियन कोर्ट्स को प्रूव कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हमने फाइनली सारी बातें डिस्कस कर ली है फॉरेन जजमेंट को लेकर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।